यस फ्रेंड्स, जोर से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैक बस। यस फ्रेंड्स, हिंदी का मैच कर लीजिए। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। यस, फास्ट करवा रही हूँ। अब जल्दी से देख लेना। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? वैज्ञानिक आलोचना का जो सूत्रपात है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ए जो है आपका राइट आंसर है। रामचंद्र शुक्ल जी थे, वो गद्य के आलोचक थे। ठीक है, सबसे पहले आलोचक भी रामचंद्र शुक्ल ही थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। ये ठीक है। यस, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, भाव विस्तार को क्या कहा जाता है? भाव विस्तार को, अब देखो भाव विस्तार क्या होता है? कोई भी उक्ति है, कोई भी भाव है, उसको विस्तार में मतलब बोलना, तो भाव विस्तार को भाव पल्लवन भी बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है भाव पल्लवन। पल्लवन अगर पूछा जाए तो होता क्या है पल्लवन? भी किसी भी कोई भी लोकोक्ति है, यहाँ पे इसने दे रखा है मुहावरा, मुहावरा नहीं, कोई भी लोकोक्ति है, उसको जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो डिफाइन करने को क्या बोला जाता है? पल्लवन बोला जाता है। यानी कि भाव विस्तार जो है, भाव विस्तार को क्या बोला जाएगा? पल्लवन बोला जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम किसका है? तो दो थे उनके उपनाम, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनका एक उपनाम तो स्नेही भी था। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है, इनका एक उपनाम तो स्नेही भी था, और एक उपनाम इनको मिला था त्रिशूल का। ठीक है, त्रिशूल उपनाम, दो थे इनके उपनाम, स्नेही भी इनका उपनाम है और त्रिशूल भी इनका उपनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है यस, जल्दी से मिलाते जाइए फटाफट से। नेक्स्ट है हमारे पास, बैरवई नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? रचयिता इसके जो है वो रहीम है। ठीक है, बैरवई नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता कौन है? घनानंद। घनानंद नहीं है, यहाँ पे जिसने भी टिक किया हुआ है ये गलत है, रहीम जी इसका राइट आंसर है। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, यस, नेक्स्ट है, निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी गद्य में, लिटरेचर में बहुत बड़ा हाथ है, वहां रामचंद्र शुक्ल का नाम बहुत आता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? उनका एक बुक थी उनकी। ठीक है, उनकी एक बुक थी हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास। उसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था? उसमें निबंध के बारे में उन्होंने नोट किया था कि निबंध, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने निबंध के बारे में बताया था कि निबंध जो है गद्य की कसौटी का काम करते हैं। ठीक है, 88 क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि हैं? 4 तार सप्तक थे, जिसमें से प्रथम तार सप्तक के कवि पूछा हुआ है। तो प्रथम तार सप्तक के जो कवि हैं वो हैं नेमी चंद्र। प्रथम तार सप्तक में और भी कवि थे, जैसे अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार, प्रभाकर माचवे, भरत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र और रामविलास शर्मा। ठीक है, ये थे इनके 7। प्रथम जो तार सप्तक था उसमें 7 कवि थे। ये 7 कवि में से एक नाम किसका आ जाता है? नेमी चंद्र जैन का भी है। नेक्स्ट है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? हमने सुना हुआ है हिंदी यूरोपीय, यूरोपीय को ही यहाँ पे क्या बोला गया है? भारोपीय। ठीक है, यूरोपीय, भारोपीय, एक ही लैंग्वेज है ये। जो हिंदी हमारा परिवार है, हिंदी किस परिवार की? और आज हिंदी दिवस भी है, विश्व हिंदी दिवस, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। आज जो है हमारा विश्व हिंदी दिवस है, ये ध्यान रखना, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये कब शुरुआत हुई थी? 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व
हिंदी दिवस की, और भारतीय में पूछा जाए भारत में हिंदी दिवस तो वो 14 सितंबर को था। ठीक है, और इसमें इसका जो आंसर रहेगा, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषा, भारोपीय परिवार जो है सबसे बड़ा परिवार है। ठीक है, बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? बंगाल का काव्य एक कृति है जो बहुत बड़ी कविता है, और जो बहुत बड़ी कविता है इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय जी बच्चन है। ठीक है, ये किसने लिखी थी? हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी। अब ये सारे आंसर आप मैच करके फटाफट से बताना कि आपके कितने आंसर सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके सर, थैंक यू मैम। बच्चों अभी है ना जेके प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है, सारी पीडीएफ है ना सोल्व करके उसमें डाल दी जाएगी। जेके प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अरे 7200-7300 लाइव हो यार, लाइक कितने कम है, क्या आपको नहीं लग रहा कि वास्तव में लाइक कम है? और बच्चों जो हरियाणा और इंडिया जीके के क्वेश्चन करवाए थे डिट्टो आए हुए हैं। एक क्वेश्चन भी बच्चों करंट अफेयर तमन्ना मैडम की और हरियाणा और इंडिया जीके के क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बस सिर्फ है ना दीपाली मैडम साइंस करवा दे, उसके बाद सारा का सारा टाइम मैं लूंगा, क्योंकि शाम को है ना मैं करवाऊंगा, उसके आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। दीपाली मैडम साइंस करवा दो आप जल्दी से बच्चों को, उसके बाद मैं एक बार शेयर कर दीजिए। और हरियाणा पुलिस का ना बच्चों सही है ना, कल से ही हरियाणा पुलिस का लाइव बैच स्टार्ट हो जाएगा। 599 में पूरी टीम करवाएगी, अच्छा लगे तो ले लेना। जीके भाई प्रदीप सर पर भी वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। लो मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज तो एग्जाम देख के आप लोग सभी खुश होंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम थोड़ा इजी आया आप लोगों का। साइंस भी काफी इजी थी, तो देख लेते हैं क्वेश्चन साइंस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो है कि इनमें तुषार क्या है, फ्रोस्ट क्या है। तो ऑप्शन देखते ही आंसर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, आपको थोड़ा टाइम इसको देना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्लियरली यहाँ पर बोल रहा है कि धरातल पर जब बनता है क्लाउड, तो वो गलत है। यहाँ पर आंसर जाएगा आपका सी, यानी कि जब ठंडा सरफेस होता है उसके ऊपर बनती है क्या? तुषार, यानी कि फ्रोस्ट। पत्ते देखें, पत्तों के ऊपर पतली पतली बर्फ जमी होती है, वही है हमारी फ्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया है, यानी कि इनमें से किसके पास एक जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा। क्यों? नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। -3 है तो 7 और 3 कितने हुए? 10। तो नाइट्रोजन के पास कितने आ गए? 10। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8 होते हैं। यहां पर इसने 2 और ले लिए तो कितने हुए? 8 और 2 10। और फ्लोरीन, जैसा कि इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या इसकी 9 है और इसने -1 यानी कि 1 चार्ज और लिया है, तो ये भी हो गया 10। तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट 36। देखिए इनमें से आपको चुनना था कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो अदरक बड़ा ही नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। अदरक जमीन के अंदर उगती है, आलू जमीन के अंदर उगता है और गाजर, मूली ये भी जमीन के अंदर उगती है। तो आंसर जाएगा टमाटर, क्योंकि ये जमीन के अंदर नहीं उगता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 46 क्वेश्चन। तो भाई अच्छी न्यूज ये है कि फिजिक्स का एक ही क्वेश्चन इस बार मिला है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 वो भी इजी है। इंपल्स का फॉर्मूला पूछा है। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स होता है क्या? ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा? lt-2। तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास mlt-2 इंटू t हमारे पास गिवन है, तो आंसर आएगा mlt-1। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, लॉ 51 क्वेश्चन। तो देखिए अगेन ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल था, एकदम बुक का चैप्टर खोलते ही आपको आंसर मिलेगा। क्या है? लॉ ऑफ हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिकता के नियम किसने दिए? 3 नियम अच्छे से हमने पढ़े हैं। कौन कौन से हैं भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिए गए हैं। डार्विन पे क्वेश्चन आ सकता है आगे आपको। इवोल्यूशन, विकास के बारे में किसने बताया? डार्विन ने बताया। उसके बाद मैडम क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी है, और एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। तो आंसर यहां पर भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए यहां पर थोड़ी दिक्कत आती है, ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा था। देखिए इसमें क्या है, इन्होंने बोला है कि जब सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालो कि वो फैल जाए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कोलॉइड के टूटने को बोलते हैं।
डिस्पर्जन भी इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन जैसा ही होता है। कंडेंसेशन, जो कि कंडेंसेशन कहाँ होता है, बादलों के अंदर, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर जाएगा सी। तो ये आपको डायरेक्ट नहीं आता होगा तो आप आंसर स्किप करके इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन रहे साइंस के। और आने वाले पेपर में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन से तीनों एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं, उसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी आई होप आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा और नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बच्चे एग्जाम आपका अच्छा हुआ होगा और जिनका एग्जाम अभी है इवनिंग में उनको भी आइडिया लग रहा होगा कि लेवल ठीक है, उसी तरह का रह रहा है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छे से जिसने तैयारी कर रखी है वो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाना, और जो आपका एग्जाम फियर की वजह से कोई गलत होता है वो गलत मत करना। बच्चे आपका सिलेक्शन श्योर है, अगर वो चीजें गलत नहीं करोगे तो प्रदीप सर आ गए हैं हरियाणा जीके का सॉल्यूशन लेकर के। ये लो सर, बच्चे है ना, बस एक इंग्लिश और पढ़ लो बच्चों, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे इंग्लिश में, फिर सारा का सारा जीके है, आप हो और हम है। आधे घंटे में ना उतने क्वेश्चन करवा दूंगा, शाम को 7 से 8 क्वेश्चन आपको डिट्टो मिलेंगे। तो बच्चों एक बार प्रीत सर आपको इंग्लिश करवा दे, फिर सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। प्रीत सर जल्दी करवाना बच्चे। जी सर, मेरा वेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पेपर के बारे में जैसे प्रदीप सर ने आपको बताया, पेपर तो काफी इजी आ रहा है। कल से आज तीसरा पेपर था ग्राम सचिव का, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 85 के आसपास बन रहे हैं, और 80 से ऊपर के तो आपको लगभग सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश करवा देता हूं, बाकी पोर्शन आपको ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 से हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है, और काफी इजी आई हुई है ये भी। पहला है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहां पर हमारे को, यहां पर ये दे रखी है, वर्ब दे रखी है, इसकी करेक्ट फॉर्म बतानी है हमारे पास, और इसका आंसर है हमारे पास फ्रीक्वेंटली। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि करेक्ट बताना है, मतलब यहां पर इसकी कुछ मिस्टेक है, मतलब 3 ऑप्शन तो हमारे पास गलत दे रखे हैं और एक ही हमारे पास ऑप्शन जो है वो आपका सही है। फ्रीक्वेंटली, दे फ्रीक्वेंटली क्वारल ओवर द पेटी इश्यू, छोटे छोटे मुद्दों पर वो आपस में लड़ते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 78, चूज द वर्ड और ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड। मतलब जो कैपिटल में वर्ड दे रखा है उसका आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताना है, इसको हम सिनोनिम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है या इसका मीनिंग क्या होता है, मज़ैकरेट बता रखा है आपको। इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, टू गो इन डिस्गाइज, टू रन इन अ मैराथन रेस, टू मेजरमेंट्स और टू प्रोवाइड सपोर्ट। यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो मज़ैकरेट का मतलब होता है टू गो इन डिस्गाइज, दैट्स मीन इसका मीनिंग है कि एक तरफ चलना और विदाउट जैसा आप दिख रहे हो वैसा नहीं। ठीक है ना, तो गो इन डिस्गाइज एक इसका मतलब मुखौटा होता है, रियल के अंदर मुखौटा। ठीक है ना, कदम आगे बढ़ा रहे हैं अनएजुकेटेड तौर पर, जैसे हम कोई ये काम कर लेते हैं, या फिर हम किसी और तौर पर इसको एक्सप्लेन करें कि जो चीज हम करने जा रहे थे वातावरण तो वैसा नहीं था लेकिन वो हमारे सेट बैठ गया, तो एक मुखौटा लेकर चलना, आवरण जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर आपका 79। क्वेश्चन नंबर आपका 79 जो पड़ेगा, मेक हे डैश द सनशाइन। ये बड़ी ही इजी क्वेश्चन है ये, इसका एक ही आंसर आता है डी, WHILE। ये एक प्रोवर्ब है, इसका मीनिंग होता है मेक हे वाइल द सनशाइन, का मतलब है मेक हे वाइल द सनशाइन। एक कहावत होती है कि जैसे मान लो मौके के हिसाब से काम करना, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब लोहा गर्म होता है तो ही चोट करनी चाहिए। तो ये होता है मौके के एक प्रतीक्षा करना और उस टाइम उसको काम करना। अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकालोगे ना, तो मीनिंग के अंदर तो ये इसका निकलेगा, आप अगर मान लो कहीं सर्च करो, इसका मतलब होता है
कि जब सूरज निकले तब घास पर काम करना चाहिए, इसका मीनिंग तो ये होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, सूरज निकलने की प्रतीक्षा करो या फिर अच्छे मौके की प्रतीक्षा करो, तब उसके ऊपर काम करो। संयम रखना, संयम से काम करना, एक मौके की प्रतीक्षा करना, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके पास, हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट डैश एन एक्सीडेंट। इसका मतलब उसकी जो बुरी ड्राइविंग है वो हर बार कुल मिलाकर एक एक्सीडेंट का कारण हो सकती है। तो कारण का मतलब तो कॉज्ड ही होता है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां पर रिजल्टेड भी दे रखा है, क्रिएटेड भी दे रखा है और मेड भी दे रखा है, लेकिन इसका देखो ड्राइविंग जो एक्सीडेंट का कारण पूछा गया है, ड्राइविंग कोई एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि रिजल्ट एक्सीडेंट का एक जो एक्सीडेंट होता है वो ड्राइविंग के कारण होता है, ठीक है ना, बैड ड्राइविंग के कारण। तो ये कारण बताना है, ना कि रिजल्ट। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप लोग इसको तो एलिमिनेट कर दी दोगे। आपको डाउट ए और सी के अंदर होगा जहां तक मुझे लगता है, तो इसका आंसर आपके पास ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर देखते हैं क्या कह रहा है ये। डिसीज आर डैश थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। यहां पर एक होता है ना जानवरों के साथ संपर्क में आने से, जैसे आजकल बर्ड फ्लू फैला हुआ है, तो इसका मतलब है डिसीज आर डैश थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, मतलब जो बीमारी है वो इन्फेक्टेड पशुओं से, जो पशु बीमार हो चुके थे, जिनको संक्रमण हो जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, तो उनसे क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड होती है, नहीं, ट्रांसप्लांट नहीं होती, ट्रांसेक्टेड भी नहीं होती, ट्रांसमिटेड होती है। ट्रांसमिटेड का मतलब होता है ट्रांसफर होना बाय वन टू अनदर, ठीक है ना, बाय वन टू अदर या अनदर, मतलब जब जिसको छुआछूत का रोग बोल देते हैं, बर्ड फ्लू हो गया, या फिर जैसे कोविड-19 के टाइम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो फ्लू ट्रांसफर होता है तो उसको ट्रांसमिटेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, पिक आउट द वन विच कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स करेक्टली विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपने एक ये जो आपको बोलेगा उसका आपको सब्स्टिट्यूट बताना है जो अंडरलाइन किया गया है, जिससे इसमें कोई मीनिंग में चेंज ना आए, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले तो लाइन क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ यू हैव पावर और मनी यू मिसयूज, एंड इफ यू डोंट हैव इट यू यर्न फॉर इट। यहां पर आपके पास है कि अगर आपके पास पैसा और पावर है तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग यू मिसयूड एंड यू डोंट हैव इट टू यर्न फॉर इट। इससे आप क्या मतलब कि मिसयूज करते हो या नहीं करते, डोंट हैव इट यू यर्न फॉर इट, इससे आप क्या मतलब हासिल कर सकते हो। तो यू मिसयूज इट एंड इफ यू डोंट, यू मिसयूज एंड इफ यू कांट। देखो पावर होती है तो क्यों नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन तो सेट बैठेगा ही नहीं। यू मिसयूज सो दैट यू डोंट, यू मिसयूज व्हेन यू डोंट, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास ए ही सेट बैठता है, इसका आंसर आएगा यू मिसयूज इट एंड इफ यू डोंट। अगर यू मिसयूज अगर किया और अगर नहीं किया तो इसका मतलब आपके पास कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, इसका मीनिंग आपके पास सिर्फ ए ही पड़ता है। इसको करेक्ट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी आप लोगों की इंग्लिश। एक सबसे बड़ी बात आपको बता दिया गया है कि प्रदीप सर ने कि आपके अभी आगे जो हरियाणा पुलिस का जो कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप धुरीना ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर बहुत ही सस्ते रेट में आपको सारा का सारा सिलेबस जो है अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अब आप लोग देख सकते हैं कि तैयारी कितनी बढ़िया करवा रहे हैं कि आप एग्जाम में 85 से ज्यादा नंबर भी ले रहे हैं। तो मैं एक बार प्रदीप सर को दोबारा बुलाता हूं ताकि आपसे वो दोबारा कनेक्टेड हो सके। थैंक यू। अब बताओ बच्चों कैसा लगा एग्जाम। वैसे ही टेंशन ले रहे थे मेरे लाडले कि एग्जाम ऐसा आएगा, अरे कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में चीर फाड़ कट कर रख दी होगी, ठीक है। अभी बच्चों कंप्यूटर का भी बोल रहे हैं और मैं ना पहले आपको इस पे ही करवाता हूं मेन चीजें, क्या क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन रह गए थे स्टार्टिंग में ना और चीजें होनी जरूरी थी, एक बार कंप्यूटर का और करवा दो फर्स्ट, फिर मैं आधा घंटा मैं लेऊंगा बच्चों का, ठीक है। एक इसमें ना फुल फॉर्म आई थी बच्चों,
LRDC, कल भी बोला था फुल फॉर्म आएगी हरियाणा लैंड रेक्सलेमेनेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये तो बच्चों आपको है ना फुल फॉर्म तो वही है, तुक्का है। तो हरियाणा लैंड, इतना तो HL से तुक्का लगा सकते हैं, हरियाणा का एग्जाम है तो, और उसमें ना हरियाणा लैंड रेक्लेमेनेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक क्वेश्चन आया था बच्चों, अफ्रीका के श्रृंग में कौन सा देश स्थित नहीं है? जो लीबिया देश है ना बच्चों, जो लीबिया, ठीक है, वो अफ्रीका के श्रृंग में शामिल नहीं है। कौन सा देश नहीं है? अफ्रीका के श्रृंग में शामिल कौन सा देश नहीं है बच्चों? लीबिया कंट्री है ना, वो अफ्रीका के श्रृंग में क्या नहीं रहेगी? शामिल नहीं रहेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन आया था, सुल्तानपुर वाला करवा दिया, 1991 में दर्जा मिला था। आलताफ हुसैन हाली तिरिया के मजमूम इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, आगे आता है बच्चों निम्नलिखित में ना, ये क्वेश्चन आया था कौन प्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित है? प्रत्यक्ष चुनाव, तो प्रत्यक्ष चुनाव किस में होता है बच्चों? ऑप्शन में था ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत में ना चुनाव क्या होता है बच्चों? प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का चुनाव ना हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, लेकिन ब्लॉक समिति और जिला परिषद में ना क्या होता है? जो चुने हुए सदस्य है ना, उनका क्या करते हैं? चुनाव कर दे रहे हैं। उनमें से क्या बनते हैं? प्रधान और उप प्रधान। रात ये सेम डिस्कस किया था। तो ग्राम पंचायत का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। और बच्चों लोकसभा का चुनाव शाम को आ सकता है, किस रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का क्या होता है? जैसे आप पढ़ोगे विधानसभा, विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है, तो लोकसभा जनता का क्या रहेगा बच्चों? प्रिय सदन रहेगा। आगे आता है बच्चों, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार कहां पर स्थापित कितनी बार कराया? गन्नौर सोनीपत में। अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार, अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो कहां पर? गन्नौर सोनीपत में। एशिया का सबसे सुंदर ये मंडी बनने जा रही है, गन्नौर सोनीपत। अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार कहां पर रहेगा बच्चों? आपका गन्नौर सोनीपत में। डायरेक्ट डिटो क्वेश्चन आए थे यार, इतने लाइव चल रहे हो, एक बार यार लाइक तो कर दो यार इतना। आगे प्लासी का युद्ध वाला करवा दिया, ये भी कौन से संविधान संशोधन द्वारा एज घटाई गई थी? 61वें। आगे आता है हरियाणा में डेरू क्या है? ऑप्शन से उड़ा सकते थे। डेरू क्या है? डमरू का छोटा भाई डेरू। ठीक है, हरियाणा में लोकप्रिय रूप से पिया जाने वाला पेय पदार्थ है कोन्या, लकड़ी के खोल से बना यंत्र है। तो डेरू क्या रहेगा? लकड़ी के खोल से बना यंत्र। लकड़ी के खोल से बना यंत्र क्या कहलाएगा? डेरू कहलाएगा। और डेरू का ही एक बड़ा रूप होता है, क्या होता है? छोटा रूप, डमरू। और डेरू का प्रयोग है ना, वो पूछेगा किस त्योहार में किया जाएगा? तो बच्चों गोगा नवमी पर ना, जो किस महीने में आती है? फाल्गुन के महीने में आती है। उसमें ना जो मतलब क्या होता है, एक लकड़ी की रंग बिरंगी चादरें बंधी होती है, और उस पर क्या किया करते हैं? मतलब एक सांकल से मार रहा होता है और एक डेरू बजा रहा होता है। तो वो कौन सा है? डेरू। यार कमेंट सेक्शन निकाल नसीब। ठीक है, तो हरियाणा में डेरू क्या है? लकड़ी के खोल से। कमेंट सेक्शन, हरियाणा में डेरू क्या है? लकड़ी के खोल से बना क्या रहेगा? एक यंत्र रहेगा। ठीक है, आगे आता है बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। पीडीएफ निकाल लेता हूं आपको, अगर सही से इसमें आप कर पाओ तो पीडीएफ से कर देख लो। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? 27वां क्वेश्चन है। पीडीएफ फॉर्मेट में करवा देता हूं। 27वां क्वेश्चन है, 27वां ये क्वेश्चन आया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में क्या रहेगा? तो इसमें क्या संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। बच्चों राज्य को प्रयास करने चाहिए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। बिल्कुल करने चाहिए, राज्य को प्रयास करने चाहिए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, बिल्कुल ये सही है बच्चों। और क्या है? विवाचन द्वारा आंतरिक विवादों को बढ़ावा देना, ये राज्य का काम है, नहीं होता।
अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना बिल्कुल होता है। अन्य देशों को उनकी आंतरिक समस्याओं को हल करने में, अरे खुद के घर में लड़ाई है, पंचायती क्या करवाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। तो राइट ए बी और आपका डी, किसमें ए बी डी, ए बी डी है एक में, उड़ा दो। कई क्वेश्चन ऐसे सिंपल से सुदर्शन चक्कर उठा के उड़ा देने चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे बच्चों, कौन कहता है करवाए हुए, ये देख लो, करनाल का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, करनाल का युद्ध कितनी बार पढ़ाया मेरे लाडलो, 1739 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। शाम को क्या आएगा मैं बता देता हूं, करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो करनाल का युद्ध मेरे लाडलो 1739 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। और नादिर शाह है ना, इस युद्ध के बाद भारत से कौन सा हीरा ले गया मेरे लाडलो, कोहिनूर का हीरा ले गया। और क्या ले गया गुरुजी, मयूर सिंहासन ले गया, क्योंकि मयूर सिंहासन में कौन सा हीरा जड़ा हुआ था, कोहिनूर का हीरा। और मयूर सिंहासन का निर्माण गुरुजी किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। गुरुजी मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने किसने करवाया था, बेबादल खां से करवाया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला राजा कौन होता था गुरुजी, शाहजहां होता था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन होता था, मोहम्मद शाह रंगीला। अब शाम को आएगा, नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को मेरे लाडलो क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन। किसको कहा जाता है, नादिर शाह। तो भारत का नेपोलियन पूछे ना, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है मेरे लाडलो, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्र। और रियल में नेपोलियन कहां का शासक था, रियल में नेपोलियन का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम होता था, नेपोलियन बोनापार्ट। वो कहां का राजा होता था, फ्रांस का राजा होता था। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना। और नेपोलियन ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था मेरे लाडलो, वाटरलू का युद्ध लड़ा था। और उसके बाद नेपोलियन का क्या हो गया, पतन हो गया। 1:30 बजे बिल्कुल फ्री कर दूंगा, क्योंकि है ना पहले जाकर करोगे क्या, 2 बजे एंट्री बंद है। 1:30 बजे तक एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालना सीख लो, डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे शाम को, दिखवा दूंगा मैं। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, दोबारा इस पे पीडीएफ पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में कौन एक मध्य एशियाई, निम्नलिखित में कौन सा एक मध्य एशियाई देश नहीं है। तो बच्चों इसमें ना उज्बेकिस्तान है आपका, ताजिकिस्तान रहेगा, तुर्कमेनिस्तान रहेगा, तो अजरबैजान ये राइट आंसर होगा। अजरबैजान एक मध्य एशियाई देश नहीं है। कौन सा रहेगा, अजरबैजान रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर वाले सर आ जाएंगे बच्चों, ठीक है, यही है। आगे आता है, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की जा रही है। तो बच्चों ये हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास बोर्ड, तो हरियाणा ही करेगा ना। तो ये कहां पर है, मानेसर। कहां पर रहेगा, मानेसर। गुरुजी मानेसर कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। यहां पर ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर रहेगा, मानेसर, गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा, मानेसर, गुरुग्राम में रहेगा। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, आगे क्वेश्चन आया था 1789 से 94 के बीच में, 1789 से 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर खालिस्तान का शासन था। तो बच्चों ये क्या था, मैंने बताया था, कल ही बताया था, 1756-57 में ना हरियाणा किसके अधीन हो गया था, मराठों के अधीन हो गया था। और 1803 में ना मराठों ने हरियाणा को किसको बेच दिया था, अंग्रेजों को बेच दिया था। गुरुजी किस संधि के तहत बेचा था, सुरजी अंजन की गांव की संधि। और सुरजी अंजन गांव की संधि अंग्रेजों से किसने की थी, दौलत राव सिंधिया ने की थी। किसने की थी, दौलत राव सिंधिया ने की थी। तो बच्चों महादजी सिंधिया है ना, दौलत राव सिंधिया से पहले होते थे, तो महादजी सिंधिया इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। वैसे तो बच्चों ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन महादजी सिंधिया इसका क्या रहेगा बच्चों, आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों, राजा गजपत सिंह, इसी में आ गया ना, राजा गजपत सिंह।
राजा गजपत सिंह ने 1775 में कौन सा कितनी बार पढ़ाया मेरे लाडलो? राजा गजपत सिंह ने ना जींद का किला बनाया था। कौन सा किला बनाया था? लोहारू का किला भिवानी में रहेगा, गोहाना का किला सोनीपत में रहेगा। शाम को डिट्टो क्वेश्चन आएगा, पीर जमाल की दरगाह कहां पर है? तो पीर जमाल की दरगाह है ना गोहाना सोनीपत में है। और गुरुजी गोहाना की क्या फेमस रहेगी? जलेबियां फेमस रहेगी। गोहाना की क्या फेमस रहेगी मेरे प्यारे लाडलो? जलेबियां कहां की फेमस रहेगी? गोहाना की फेमस है रहेगी। ये याद कर लेना। इसमें ले लो सर। गोहाना की क्या रहेगी फेमस है? जलेबियां फेमस कहां की रहेगी? गोहाना की क्या फेमस रहेगी? जलेबियां फेमस रहेगी। ठीक है, कुलदीप सर को बोल दो कंप्यूटर का बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं आधा घंटा बच्चों को पढ़ाऊंगा 1:30 बजे से पहले। ठीक है, तो लोहारू का किला कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। कहां पर रहेगा? भिवानी। तो जींद के किले का निर्माण 1775 में किसने करवाया था? राजा गजपत सिंह ने करवाया था। आगे क्वेश्चन आता है, कितने बच्चों आ रहा? सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे और ये नहीं करके आए ना तो मेरा दिल जरूर रोएगा। आप रो मत, मेरा दिल जरूर रोएगा। कितनी मेहनत की थी आपके लिए। ठीक है, आगे आता है, हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ठीक है, तो पहली स्पीकर कौन थी बच्चों? सन्नो देवी थी। अगर पुरुष स्पीकर पूछे ना तो कौन होते थे? राव वीरेंद्र सिंह पहले पुरुष स्पीकर होते थे। तो बच्चों पहली स्पीकर पूछिए, नेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा। तो पहली कौन थी? सन्नो देवी होती थी। कौन पहली स्पीकर कौन होती थी? सन्नो देवी होती थी। और पुरुष स्पीकर राव वीरेंद्र सिंह। बाद में राव वीरेंद्र सिंह क्या बन गए थे? पहले गैर कांग्रेसी क्या बन गए थे? सीएम बन गए थे। और सबसे ज्यादा वर्तमान में ना हरियाणा के स्पीकर कौन रहेंगे? वर्तमान में ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। कौन रहेंगे बच्चों? ज्ञानचंद गुप्ता। और ज्ञानचंद गुप्ता ने ना चुनाव कहां से जीता है? पंचकुला से चुनाव जीता है। कहां से जीता है? और ज्ञानचंद गुप्ता ने किसको हराया है? चंद्रमोहन बिश्नोई को हराया है। तो इस विधानसभा में जो वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है उसमें सीएम तो मनोहर लाल खट्टर रहेंगे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रहेंगे और विपक्ष के नेता कौन रहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन रहेंगे मेरे लाडलो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या रहेंगे? विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। और जो स्पीकर कौन रहेंगे? ज्ञानचंद गुप्ता। डिप्टी स्पीकर कौन रहेंगे? गंगवा विधानसभा से जो हमारे है ना तो वो क्या रहेंगे? डिप्टी स्पीकर कौन रहेंगे? बता दो यार। नलवा विधानसभा सीट से रणवीर गंगवा। ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों, ये सारे के सारे शाम को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कितने आसान पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे। आगे देखो, ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। देखो, निम्नलिखित में किस समिति ने पंचायती राज प्रणाली की? अरे रात मेरी क्लास देखी होती लाडलो, इस क्वेश्चन को उड़ा देते। रात मैंने 1.5 घंटे ऐसे ही बयान नहीं किए थे। मैंने बताया था आज जो रात को जागेगा वो कल इतिहास लिखेगा। और बच्चों ये बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, निम्नलिखित में किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? बलवंत राय मेहता समिति। वो सिंघवी समिति, अगर पूरी एलएम सिंघवी समिति मैंने बताया था, वो कहती है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सी रहेगी? बलवंत राय मेहता समिति। गुरुजी कब आई थी? 1957-58 में आई थी। और इसने कहा था पंचायती राज कितने स्तर का होना चाहिए? 3 स्तर का। 1977-78 में कौन सी समिति आई थी? तो 1977-78 में अशोक मेहता समिति। शाम को पूछी जाएगी मेरे लाडलो, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष बताया था? 4 वर्ष बताया था, अशोक मेहता समिति ने बताया था। और इसने कहा था पंचायती राज कितने स्तर का होना चाहिए मेरे लाडलो? 2 स्तर का होना चाहिए। 85 में एलएम सिंघवी समिति आई थी, लक्ष्मीमल सिंघवी। और 1989 में पीके थुंगन समिति आई थी। ये तो कहती है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति इज द राइट आंसर। कमेंट बाद में लूंगा लाडलो, एक बार ना आपको पेपर देने जाना है। कलेसर डायरेक्ट कितनी बार कहा कि कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है मेरे लाडलो? यमुनानगर में है। कल ही करवाया था डिट्टो क्वेश्चन। शाम को सुल्तानपुर पूछा जाएगा, सुल्तानपुर कहां पर है? गुरुग्राम में है मेरे लाडलो। बताया था
1991 में इसको क्या मिला था, जो नेशनल पार्क का दर्जा मिला। कलेसर को कब मिला था नेशनल पार्क का, 2003 में। तो कलेसर कहां पर रहेगा, यमुनानगर। बड़कल झील फरीदाबाद में, सोहना का किला गुरुग्राम में, और कोटला झील मेरे लाडलो कहां पर है, उजीना संगीना मेवात में रहेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है मेरे लाडलो, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन उड़ा देना था। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज एक्ट, ये बच्चों एक धारा 133 में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला प्रसिद्ध अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है, तो धारा 133 रहेगी। कौन सी रहेगी बच्चों, जो पीडीएफ भेजी थी ना, रात 3 पीडीएफ भेजी थी, उनमें यह क्वेश्चन था, धारा 133 रहेगी। आगे राष्ट्रपति वाला कितना आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलो, राष्ट्रपति का टॉपिक कितने अच्छे से करवाया था। मैंने कहा था पहला राष्ट्रपति होता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहा करते थे। और जाकिर हुसैन है ना, पहला राष्ट्रपति था जिसकी क्या हो गई थी बच्चों, पद पर रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नसीब कोल, अरे ये बंद एक बार आप लो, जाकिर हुसैन है ना, इसकी पद पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। राजेंद्र प्रसाद ने कार्यकाल पूरा किया था बिहार के गांधी, और फखरुद्दीन अली अहमद की पद पर क्या हो गई थी, मृत्यु। एपीजे अब्दुल कलाम है ना, ये स्टूडेंट को स्पीच दे रहे थे तब मृत्यु होती है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना, इनकी स्पीच देते हुई थी, ना कि राष्ट्रपति। तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, तो बच्चों ए और सी किस में है, ए और सी एक में है। तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की पद पर क्या हो गई थी मेरे लाडलो, मृत्यु हो गई। सबसे युवा राष्ट्रपति पूछा जाएगा, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, तो यहां से भी पहला निर्विरोध राष्ट्रपति भी पूछ लिया जाएगा। मेरे लाडलो कितनी बार पढ़ाया था, हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता। कितनी बार पढ़ाया था, 10.5 घंटे वाली वीडियो में। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में ना हमने क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। 7500 लाइव है लेकिन लाइक नहीं है। क्या यार, इतने अगर 7500 बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कल से है ना हरियाणा पुलिस का लाइव बैच स्टार्ट होगा, हमारी पूरी टीम के दुरीना का ऑफर है, 599 में वो कोर्स रहेगा। और पूरा का पूरा कोर्स है ना हमारी टीम द्वारा, ये देख सकते हो विनर, 599 में ये ऑफर है ना बच्चों, अब 15 तारीख तक कर दिया गया। 11 जनवरी दिख रहा है, 15 तारीख तक आप हटाओ विनर, बच्चे परेशान हो जाएंगे नसीब। ठीक है, तो कपिल देव की कप्तानी में जीता था। अजय जडेजा, ठीक है, इन पर ना वो डोपिंग का आरोप लगा था। महेंद्र सिंह की धोनी की कप्तानी में 2011 में जीता था। कब जीता था, 2011 में महेंद्र सिंह की कप्तानी में जीता था। और जोगिंदर शर्मा हरियाणा से है, और इन्होंने वो बॉल डाली थी महेंद्र सिंह धोनी। आज भी 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल याद आता है, मिसबाहुल हक ने ना जोगिंदर शर्मा को ना पीछे जो लेग साइड की दिशा में जो थर्ड मैन का एरिया है वहां से 6 लगाना चाहते थे, और ईशांत शर्मा ने कैच लिया था। और भारत ने 2007 में T20 का वर्ल्ड कप जीता। तो राइट आंसर कपिल देव की कप्तानी में। और उस टाइम जो वर्ल्ड कप होता था कितने ओवर का होता था, 60 ओवर का होता था। और किस टीम को हराया था, वेस्ट इंडीज को हराया था। शाम को आ सकता है किस टीम को हराकर जीता था, इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो इसमें सही उत्तर है बच्चों, ये रात एक्ट की वीडियो डाली थी ना, अध्याय 20 चुनाव से संबंधित प्रावधानों से संबंधित रहेगा। तो रात जो मतलब क्या है पीडीएफ डाली थी जीके बाय प्रदीप सर में, उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पंचायती राज प्रणाली में ना राज का, अरे राज का अर्थ नहीं पता, राज इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूल, होम रूल लीग, वही तो है। पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का अर्थ क्या रहेगा, रूल करना, क्या करना, शासन करना, जनता का शासन रहेगा, स्थानीय स्वशासन। रात बताया था लॉर्ड रिपन, रात वाली जो रात को जागा है ना, उसने कम से कम 4 क्वेश्चन का आज के भी पेपर में उसको फायदा हुआ है। टोडरमल कल बताया था, टोडरमल किसके दरबार में रहा करता था लाडलो, अकबर के दरबार में रहता था। और कौन सा मंत्री होता था, भू राजस्व मंत्री होता था। शाम को ना इस पेपर में क्या
क्या पूछा जाएगा, अकबर के नवरत्न याद कर लेना। एक बीरबल, बीरबल के बचपन का नाम क्या होता था, महेश दास होता था। और अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी मेरे लाडलो, कबीराज की उपाधि दी थी। टोडरमल है ना, ये भू राजस्व मंत्री होता था। कौन सा मंत्री होता था, भू राजस्व मंत्री होता था। एक होता था मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर का क्या होता था बच्चों, रसोइया होता था। क्या होता था, रसोइया होता था। एक होता था अकबर के दरबार में मेरे लाडलो अबुल फजल होता था। और अबुल फजल ने ना आईने अकबरी लिखी थी, आईने अकबरी लिखी थी। आईने अकबरी नहीं आएगा आपसे, अकबरनामा आएगा। किसने लिखी थी, अकबरनामा, अबुल फजल। और अबुल फजल को मेरे लाडलो किसने मरवाया था, जहांगीर ने मरवाया था। किसके हाथों मरवाया था मेरे लाडलो, वीर सिंह बुंदेला के हाथों मरवा दिया था। एक होता था तानसेन, तानसेन। और तानसेन है ना, इसमें क्या होता था, संगीतज्ञ होता था। क्या होता था, संगीतज्ञ होता था। और मियां की टोडी और मियां की मल्हार किसकी रचना होती थी, तानसेन की रचना होती थी। यहां क्रिकेट देखना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्वीटी सागवान जी, ठीक है। तो ये याद कर लेना। इसके ना और भी हकीम हकाम होता था, फकीर अजीउद्दीन होता था, फेजी होता था। वो सारे इसके क्या होते थे, नवरत्न होते थे। आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी बार पढ़ा दिया, पंडित जसराज। अगर जो ये भी क्वेश्चन करके गलत आया है ना, ये देखो कौन, किसी ने भिवानी करके आया, अरे किसको इतना क्वेश्चन। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का जन्म। कितनी बार यार, अगर लगता है जीके पढ़ानी छोड़ देनी चाहिए अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप गलत करोगे। पंडित जसराज का जन्म गुरुजी कब हुआ, 1930 में हुआ। मृत्यु कब हुई, 17 अगस्त 1920 में इनकी, 2020 में अमेरिका में न्यू जर्सी में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। पंडित जसराज को कौन सा सवर सम्राट कहा जाता है, सवर सम्राट कहा जाता है। और पंडित जसराज की विधा पूछेगा शाम को, कौन सी विधा थी, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। किस घराने से थे गुरुजी, मेवाती घराने। और शाम को यह क्वेश्चन आएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच का एक ग्रह है, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, पंडित जसराज ग्रह कर दिया गया है। 5 मिनट में सारा पेपर सोल्व करा दूंगा। अभी है ना जाने में इंतजार है बच्चों, टेंशन पहले जाके क्या करोगे। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, हाँ, हरियाणा के राज्य विधानसभा में ना, अरे ये देखो क्वेश्चन अटपटा है। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश किया जाता है, तो धन विधेयक है ना, पहले मंजूरी हमें किसकी लेनी होगी, राज्यपाल की। और कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला होगा विधानसभा अध्यक्ष का होगा राज्य में, और लोकसभा अध्यक्ष का होगा सेंटर में, तो ये इसका आएगा राज्यपाल। और केंद्र में ना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी है, तो राज्यपाल आंसर होगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा, राज्य में तो कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे कल भी करवाया था बच्चों। आगे आता है पिंजौर गार्डन, कितनी बार मेरे लाडलो पढ़ाया। पिंजौर गार्डन का जो डिजाइन तैयार किया नवाब फिदई खान कोका ने किया था, और इसी को क्या कहा जाता है, शाम को आएगा, उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, नंदनवन कहा जाता है। और नवाब फिदई खान कोका बच्चों औरंगजेब के क्या होते थे, चचेरे भाई होते थे। औरंगजेब के क्या होते थे, चचेरे भाई होते थे, नवाब फिदई खान कोका होते थे, ठीक है। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र पूछा गया, तो दरी बनाने का केंद्र कौन सा रहेगा, पानीपत रहेगा। और शाम को आएगा, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को। और सिरसा का पुराना नाम बच्चों सेरिस्कम होता था। क्या होता था, सेरिस्कम। सारस्तव ऋषि, सरस्वती नगर। और झज्जर में भिंडावास झील है जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। और पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन है। तो दरी बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा रहेगा, पानीपत। यह क्वेश्चन कल ही करवाया था अगर जिसने अटेंड की है। हरियाणा भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 1.34। अगर जनसंख्या का पूछे ना 2.09 जनसंख्या रहेगी। 2011 के अनुसार हरियाणा भारत की जनसंख्या का कितना था, 2.09, और क्षेत्रफल का कितना है, 1.34% रहेगा, ठीक है। तो आगे बच्चों कोई ना 5 मिनट में ना सर करवा देंगे, कंप्यूटर करवा देंगे। 57वां क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चों। आगे पूछा गया था बच्चों, इसमें धारा आई है,
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 19 कौन सी धारा मतदान की गुप्तता से संबंधित है? तो धारा 183 है ना, मतदान की गुप्तता से क्या रहेगी? संबंधित रहेगी। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, पंचायती राज प्रणाली खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो बच्चों इसमें ना क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, यानी सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होती, विकेंद्रीकरण होता है सत्ता का पंचायती राज प्रणाली में। जो रात क्लास लगाई थी ना, तो अब बताओ जो रात को जागा है ना, उसको कितना असर पड़ा है इस पेपर में? आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, रात ही पढ़ा था, पंचायती राज के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? तो ये आर्टिकल 243F में रहेगी। मैंने कहा था पंचायती राज किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। और पंचायती राज नीति निर्देशक सिद्धांत में भाग किस में रहेगा? 40 में, 243 में। और 243 में इसमें पूछा है संवैधानिक अनुच्छेद में सदस्यों की योग्यता, तो सदस्यों की अयोग्यता किस में रहेगी? अनुच्छेद 243F में रहेगी। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, विश्व जनसंख्या दिवस कितनी बार पढ़ा था? 11 जुलाई को बच्चों हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस बनाते हैं। कब मनाते हैं? मैंने बच्चों डेज वाली वीडियो डाली थी, डेज वाली वीडियो में से ही, अरे टाटा करे, 2 मिनट की बात है, नहीं जी चले जाना। किसने पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है? बच्चों बलवंत राय मेहता। रात बताया था, इन्होंने ना सबसे पहले 3 स्तरीय पंचायती राज की क्या की थी? स्थापना की मांग की थी। जल्दी जल्दी करवा देता हूं मेरे लाडलो। हरियाणा के खालिस्तान जिले में विधानसभा क्षेत्र रहेगा भिवानी, तो भिवानी लोहारू, लोहारू कहां का रहेगा? भिवानी का रहेगा। लाडवा कुरुक्षेत्र का रहेगा। केथल कपिल स्थल बलरामगढ़, ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद का रहेगा। और लोहारू भिवानी से ना मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा है ना, वो परिवहन मंत्री है, वो कहां से रहेंगे? लोहारू भिवानी से। औद्योगिक खनिज एवं खनन मंत्री कौन है? यही है मूलचंद शर्मा रहेंगे। तो ये याद रखना। भारत में पंचायती राज कितने स्तर का है? कितनी बार बताया था? पंचायती राज भारत में कितने स्तर का है? 3 स्तरीय। शाम को पूछा जाएगा निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत। मध्य स्तर को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। उच्च स्तर को क्या कहा जाता है मेरे लाडलो? जिला परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिला परिषद कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नालिकाओं के लिए कितनी बार बताया था? स्टील सिटी कौन सा रहेगा मेरा? हिसार रहेगा। मिल्क सिटी कौन सा रहेगा? जींद रहेगा। सोलर सिटी, सिटी ऑफ मिलेनियर, मॉल सिटी, ठीक है, करोड़पतियों का शहर गुरुग्राम। और यमुनानगर में ना सरस्वती शुगर मिल कहां पर रहेगी? यमुनानगर पेपर सिटी कहा जाता है। ठीक है, आगे आता है भारत में कहां पर पंचायती राज नहीं है? तो मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, इन तीनों में क्या नहीं है? पंचायती राज। ये भी बच्चों क्वेश्चन आया था, यहां पर क्या नहीं है? पंचायती राज नहीं है। यहां पर जनजातीय परिषद है। यहां पर कौन सी परिषद रहेगी? जनजातीय परिषद रहेगी। शाम को यह क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर भारत के किस राज्य में? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में कौन सी परिषद रहेगी? जनजातीय परिषद रहेगी। यहां पर क्या नहीं रहेगा? पंचायती राज नहीं रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है मेरे लाडलो। अब बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, सर ने पढ़ाया था वो आया कि नहीं आया? अब तो बता दो यार। ठीक है, आगे आता है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये न्यायमूर्ति कौन होते थे? रामलाल होते थे। पहले सबसे पहले जो पंजाब हाई कोर्ट बना था ना 1915 के अधिनियम के तहत, कब बना था? 1919 में। उस टाइम कहां पर होता था? लाहौर में। और पंजाब हाई कोर्ट के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन होते थे? शाम को पूछा जाएगा, सर शादीलाल होते थे। और सर शादीलाल का संबंध कहां से होता था मेरे लाडलो? रेवाड़ी से होता था। ठीक है, तो आगे बच्चों क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे 72वां क्वेश्चन है। ठीक है, 72वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? 72वां क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछता है कि इसमें ना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में सही उत्तर पहचानिए। तो धारा 211 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। ये क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। धाराओं की रात ही हमने क्या डाली थी?
पीडीएफ डाली थी। अरे लाइक तो कर दो यार, कितनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में ये बच्चों, अब कंप्यूटर वाले सर खड़े हैं पास में ही, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल सम्मान कौन सा है? अगर भारत का पूछता ना तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता। तो हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भीम पुरस्कार है। कौन सा है? पहले 5 बंदों को दिया जाता था, लेकिन जब लास्ट बार दिया गया तो 40+ बंदों को दिया गया था। तो भीम पुरस्कार हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान है। भारत का शाम को पूछेगा राजीव गांधी, 1991-92 में राजीव गांधी की शुरुआत हुई थी और विश्व नाथन आनंद को दिया गया था। विश्व नाथन, अभी राजीव गांधी 2 बंदों को मिला है, रानी रामपाल को मिला है। शाम को रानी रामपाल से क्वेश्चन बनेगा, शाहबाद कुरुक्षेत्र से है। और एक राजीव गांधी मिला है विनेश फोगाट को, और ये बलाली गांव चरखी दादरी से। रानी रामपाल ये खेलती है हॉकी और विनेश फोगाट कुश्ती से संबंध रखती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है 2010 में हरियाणा में पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया? अब तो आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि बच्चों 2004 से लेकर 2014 तक देश का प्रधानमंत्री कौन होते थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह होते थे। कौन होते थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह होते थे। तो बच्चों नरेंद्र मोदी जी 2014 से 19 तक है और 19 से वर्तमान तक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे हरियाणा जीके का देखते हैं, और कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? आगे हिंदी स्टार्ट हो गई ना, कौन सी स्टार्ट हो गई? और तो कोई क्वेश्चन नहीं रहा। ये थे बच्चों हरियाणा जीके के क्वेश्चन और इंडिया। अब बताओ कितना, एक जाते जाते ना, ये कल से हरियाणा पुलिस का पूरा बेस स्टार्ट होगा हमारे और हमारी टीम का। तो ये 90% ऑफ है। 599 में जितने में एक हरियाणा जीके की बुक नहीं आती उतने में हम पूरी टीम आपको पेपर करवाएगी। श्योर सिलेक्शन बैच है, केवल 15 जनवरी तक 599 है। फिर दुरीना है ना, शायद इसकी फीस बढ़ा दे, लेकिन मैंने कहा है 15 तक कोई फीस। एक बार हटाओ नसीब, जल्दी से कंप्यूटर करवाओ। गुरुजी आ जाओ जल्दी, हमारे प्यारे लाडले बच्चे वेट कर रहे हैं। कुलदीप जी ऐसा कंप्यूटर करा दो शाम को डिट्टो आए। ओके, थैंक यू सर। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं लगता है कि वो क्लियर कर ही जाएंगे, जो देने वाले हैं वो भी क्लियर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कंप्यूटर साइंस इस पर्टिकुलर प्रति के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 30 जो है, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे डिस्कशन करने में, जस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड ही हम डाटा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, यस, it dash converts all the source code into machine code creating an executable file। देखिए डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर के अंदर कोई लैंग्वेज में हम डाटा राइट करते हैं तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में डाटा कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं हमारे पास, कंपाइलर, इंटरप्रीटर और असेंबलर। ओके, कंपाइलर का क्या काम होता है कि पूरा डाटा हमने जो लैंग्वेज में राइट किया है, कंप्लीट डाटा को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, मतलब सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड चेंज कर देता है। क्लियर, कंप्लीट प्रोग्राम को। बट इंटरप्रीटर क्या करता है? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है, साथ में एग्जीक्यूशन भी करता है। तो कंपाइलर क्या करता है? पूरा कोड हमने लिखा, उस कोड को एक साथ उठाया और उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, जस्ट कन्वर्ट किया और एक फाइल बना के रख दी उसके आगे के लिए कि इसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो सके। तो पूरा प्रोग्राम एक साथ चेंज करना हो तो कंपाइलर, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है इंटरप्रीटर, और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 ट्रांसलेटर यूज हुए हैं, कंपाइलर और इंटरप्रीटर। बट असेंबली को बायने में चेंज करने के लिए यूज हुआ है असेंबलर। तो इससे रिलेटेड हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट पेपर में, तो हमने थोड़ा डिस्कस किया ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ट्रांसलेटर में कंपाइलर, इसका आंसर रहने वाला है कंपाइलर। ए कंपाइलर कन्वर्ट ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्योंकि इसमें ऑल द सोर्स कोड, ऑल सोर्स कोड क्या होते हैं? जो कोड हम राइट कर रहे होते हैं वो सोर्स कोड है, और जो कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में वो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं। ठीक है, तो ऑल वर्ड आ गया, मीन सारा एक साथ चेंज करना है तो कंपाइलर ही करेगा। तो इसका आंसर कंपाइलर रहने वाला है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसके नजदीक ही है 32। SCSI स्टैंड फॉर स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसका आंसर रहेगा। देखिए कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट टाइप्स के जो डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस इसके साथ इंटरकनेक्ट किए जाते हैं। हर एक का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेट किया होता है। तो इसका इंटरफेस होता है कि इंटरेक्शन, एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस का इंटरेक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर जो पैकेज है उसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे
CSI की फुल फॉर्म स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, क्लियर, सॉरी यस सिस्टम इंटरफेस, स्टोरेज स्टैंडर्ड और सॉफ्टवेयर नहीं, बी आंसर रहेगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, क्लियर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 56। हम उम्मीद करते हैं कि इनसे रिलेटेड नेक्स्ट जो एग्जाम हो उसमें भी आपका कुछ आएगा। ओके 56, द साइज ऑफ द रजिस्टर विच इज समटाइम्स कॉल्ड द, ओके इसका नॉर्मल सा सीधा सा एग्जांपल, और हम जब भी कंप्यूटर खरीदते हैं तो हम रैम के बारे में पूछते हैं इसकी रैम कितनी है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर करंटली किस मेमोरी में काम कर रहा होता है जहां से वो डाटा उठा सकता है। एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, एक होता है प्राइमरी मेमोरी। तो रैम मेन चीज होती है जिसमें वो करंटली काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा रैम, रैंडम एक्सेस memory. The size of the register which is sometimes called the RAM indicate the amount of data which with which the computer can work at any given time. कंप्यूटर किसी भी समय कोई काम करना चाहे तो वो अपनी रैम के अंदर डाटा रखता है, उस रैम से करंटली उठा लेता है, बाकी मेमोरी सेकेंडरी है वहां से तो रैम में आएगा, रैम से वो डायरेक्ट काम कर सकता है। इसका आंसर जो है वो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 73। ओके 73, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें लाइट है तो डाटा है, लाइट गई तो डाटा भी गया। जब तक कंप्यूटर में या सिस्टम में लाइट है तो वो डाटा लिखा है वो उस समय तक रहेगा, और लाइट चली गई तो डाटा भी चला जाता है, तो वो होती है वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल होती है बच्चों लाइट जाने के बावजूद भी उसमें डाटा सेफ रहे, तो वो क्या है नॉन वोलेटाइल। देखिए नाम से पता चल रहा है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, इसका मतलब उसमें लिखा पड़ा है और डाटा सेफ है, नो प्रॉब्लम। लाइट चली जाए तो भी कोई इशू नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो हमारी रोम है, रीड ओनली मेमोरी, वो कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ओके उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है 67 नंबर। Yes, a monitor is the number of a monitor dash is the number of time per second that electron gun स्कैन एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपका मॉनिटर डिस्प्ले होता है, CRT होती है, कैथोड रे ट्यूब, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन गन चलती है ऐसे, तो वो पिक्सल्स को ऐसे स्कैन करती रहती है, क्लियर। 1 स्कैनिंग, सेकंड स्कैनिंग, थर्ड स्कैनिंग, ऐसे। तो 1 सेकंड में वो कितनी बार स्कैन कर सकती है पिक्सल को, तो उसको रिफ्रेश रेट बोलते हैं। एक बार रिफ्रेश कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम रिफ्रेश कर दिया, तो कितनी बार उस गन ने उन पिक्सल को एक्टिवेट किया, 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, कितनी बार, तो उस चीज को डिनोट करता है रिफ्रेश रेट। तो मॉनिटर रिफ्रेश रेट इज द नंबर ऑफ टाइम पर सेकंड दैट द इलेक्ट्रॉन गन स्कैन एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन। एक क्वेश्चन और डियर स्टूडेंट रहता है आपका 22 पे है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वेरी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, थोड़ा सा इंटरनेट और MS ऑफिस जिस स्टूडेंट ने पढ़ा है तो वो इजीली इन क्वेश्चन को कवर कर सकता है। यस, क्वेश्चन नंबर 22, फॉन्ट साइज इज मेजर्ड इन पॉइंट्स, ए पॉइंट इज इन ऑफ इंच। फॉन्ट साइज को हम जब मापते हैं इंच के हिसाब से तो उसका आंसर रहेगा 1/72, इसका आंसर रहेगा बी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, ज्यादा टाइम नहीं लेते, प्रदीप सर को हैंड ओवर कर रहा हूं। थैंक यू कुलदीप जी। अब बच्चों बताइए क्या था पेपर में, कितना मुश्किल था। हमारी टीम ने आपको देखो बच्चों 1 घंटे 40 मिनट में पूरा पेपर, 10 मिनट बाद पेपर मिला था, 1.5 घंटे का वादा किया था, 1.5 घंटे में पेपर सोल्व करवा दिया। और जो कह रहे थे ना ट्विटर ऑफ हरियाणा में से कुछ नहीं आया, आज उनको जवाब मिल गया ना। ट्विटर ऑफ हरियाणा से सारे के सारे, एक आधा क्वेश्चन तो बोलता हूं, मुंह पे बोलता हूं, व्हेन यू आर रॉन्ग एडमिट इट, जब आप गलत हो स्वीकार करो। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर होगा, सारे के सारे क्वेश्चन ट्विटर ऑफ हरियाणा से आए हुए थे बच्चों। कमेंट सेक्शन निकाल दीजिए, वो ऑन कर दो सर। हरियाणा पुलिस वाला बच्चों को बता दें अब कि हरियाणा पुलिस का बच्चों आज कल से ना लाइव बैच स्टार्ट होगा, इसमें ना मेरी लाइव क्लास रहेगी बच्चों, और मेरे साथ है ना हरियाणा जी के एक सर और पढ़ाएंगे। सारा का सारा इतना बेस्ट फैकल्टी दी जाएगी, मात्र कितने रुपए में, 599 में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एडवांस मैथ, जो सारा का सारा अर्थमेटिक प्रदीप साहू सर का देखा होगा, डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन आए हुए थे। तो बच्चों अब आपसे सिर्फ ये कहूंगा, जाते जाते है ना पेपर को, शाम को पेपर है, चीर फाड़ कर रख देना, डिट्टो क्वेश्चन आएंगे, आप निराश मत होना, हताश मत होना।
ठीक है, मांगने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो अगर घर से निकले हो ना तो मंजिल पा ही लोगे। ठीक है, गालिब अक्सर कहा करते थे, तू निकल घर से मंजिल मिलेगी ढूंढते ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप घर से निकले हो, मंजिल मिलेगी। हमारी पूरी टीम ने अब बता दो कमेंट करके कि सर आपका पढ़ाया आया हुआ था कि नहीं आया। हरियाणा पुलिस का ये एड नहीं है बच्चों, 599 में कोई बुक नहीं आती। हमारी टीम पूरा आपको सिलेबस करवाएगी। मैं नहीं कहता आप हरियाणा पुलिस का जीके बाय प्रदीप सर का या टीम दुरीना का कोर्स लेना, आपको जहां से अच्छा लगे ले लेना। आपको जिस ऐप से पढ़ना है पढ़ लेना, जिस ऑफलाइन से पढ़ना है ऑनलाइन से पढ़ना है, लेकिन ना हम है ना बच्चों कंटेंट से समझौता नहीं करेंगे। कभी भी कॉम्प्रोमाइज हमने क्वालिटी के साथ नहीं किया है। अब कई सोचते हैं, एक बांगड़ सीमेंट की एड आती है ना, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता और सबसे अच्छा। आप डिसाइड कर लेना कि सर जो बोलते हैं वो सर ने करके दिखाया है या नहीं। कुछ बोलते थे मेरे को कि सर आप बड़े मतलब लो लेवल के क्वेश्चन करवाते हो, और करवाने को आप किसी की गर्लफ्रेंड बता रहे हो, किसी का बॉयफ्रेंड बता रहे हो, इस गांव का सरपंच कौन है, ये क्वेश्चन आते थोड़ी है। बच्चों को ऐसे लगता है कि उस टीचर के पास कितनी नॉलेज होगी। मैंने एक ही बात बोली है, मैं सीधी बात बोलूंगा, सीधी बात है, नो बकवास। अपना तो सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन वही करवाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। हो सकता है कि कोई मतलब किसी के हिसाब से चाहत रखता हो, इंडिया जीके के डिट्टो क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। वास्तव में दिल से आज खुशी हो गई, जब टीचर पढ़ाए और पेपर सेम एज इट इज मिल जाए ना तो दिल से खुशी होती है। शाम को बच्चों ठीक है ना 4:40 पर ना आपका दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगा सेशन। जैसे ही पेपर शाम को खत्म होगा ना हम उसका सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। जाते जाते बच्चों 4800 बच्चे लाइव है, एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। 4:40 पर दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। शाम वाले बच्चों के लिए ऑल दी बेस्ट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपने मम्मी पापा का नाम साकार करते रहना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। हाँ एंड कर बस अभी रोक। थैंक यू।